एक परिवार इजिप्ट से भागने की कोशिश करता है क्योंकि अगर वो रुकते हैं तो ठंड से मर जाएंगे। इस दुनिया में अनयूजुअल साइज्मिक एक्टिविटी के कारण समुद्र के तल खुल जाते हैं जो मदर नेचर को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अचानक ये खुले हुए तल गर्म लावा को ठंडे समुद्र के पानी के साथ मिलाते हैं। इससे रैपिड और मैसिव इवेपोरेशन होती है जिससे लो प्रेशर बनता है और टेम्परेचर कुछ घंटों में 0 से नीचे गिर जाता है। जॉर्डन में अमेरिकन नेवी अपने वॉरशिप्स और जेट्स के साथ एक रूटीन एक्सरसाइज कर रही है। एक जेट अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट करके शिप पर लैंड करने के लिए वापस जा रहा है, लेकिन अचानक समुद्र एक बड़ा गैस का ब्लास्ट रिलीज करता है जो जेट के पाथ को डिसरप्ट कर देता है। सब लोग शॉक्ड हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। फिर एक और गैस का ब्लास्ट एक बोट को स्ट्राइक करता है जिससे कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं। बाद में 5 डेड बॉडीज को शिप पर रखा जाता है और कैप्टन को सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया जाता है। वो रीजन में टेम्परेचर स्पाइक और एबनॉर्मल सीस्मिक एक्टिविटी का पता लगाते हैं, लेकिन अचानक एक और ब्लास्ट होता है जो पिछले ब्लास्ट से ज्यादा बड़ा होता है, शिप को उल्टा कर देता है और बोर्ड पर सभी लोग मर जाते हैं। समुंदर का तल टूट रहा है और गर्म लावा ठंडे समुंदर के पानी के कांटेक्ट में आ रहा है जिसकी वजह से ये वायलेंट बर्स्ट्स हो रहे हैं। इस बीच एक परिवार इजिप्ट में वेकेशन पर होता है और ग्रेट पिरामिड्स देखने गया होता है। जैक जो फादर है, एम्बर जो बेटी है और डिलन जो भाई है पिरामिड के अंदर टूर कर रहे होते हैं, जबकि डायन जो मदर है अपनी नए बुटीक के लिए एंटीक्स खरीद रही होती है। टूर के दौरान एम्बर की मुलाकात तरिक से होती है जो उसके इस शख्स से अग्री करता है कि पिरामिड सिर्फ 20 साल में नहीं बन सकते जैसे टूर बुक में लिखा है। इससे पहले कि वो और बात करे, तरिक 2 आदमियों के साथ चला जाता है। एम्बर गाइड से पूछती है कि क्या वो उनका पीछा कर सकती है, लेकिन गाइड समझाता है कि वो किसी अपने को श्रद्धांजलि देने आए हैं। अगले सीन में जैक डिलन से कहता है कि अपना फोन साइड में रखे और टूर का मजा ले, लेकिन डिलन एक गेम में बिजी होता है जिसमें वो सिर्फ वॉइस सिग्नल से एक केव के अंदर एक बैट को गाइड कर रहा होता है। टूर के बाद परिवार अपने होटल लौटता है और डायन से मिलता है। एम्बर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है कि गाइड ने यह मेंशन नहीं किया कि पिरामिड एक टाइम पर दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड स्ट्रक्चर थी। परिवार कुछ खाने का प्लान करता है और होटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। जैसे ही जैक डोर हैंडल पकड़ने जाता है, ग्लास टूट जाता है और अचानक एक मैसिव अर्थक्वेक कायरो को हिला देता है। परिवार जल्दी से होटल के बाहर भागकर अपनी जान बचाता है। इसके बाद वो तरिक और उसके दोस्तों को रबल के नीचे फंसे हुए देखते हैं। उसके दोस्त तुरंत मर जाते हैं लेकिन तरिक बच जाता है। जैक उसकी मदद करता है और उसे डिब्री से निकालता है। दोनों एक बिल्डिंग के गिरने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। पूरा शहर आग और मलबे में बदल गया है, सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स अभी भी खड़ी हैं। बाद में परिवार एक घर के बची खुची हिस्से में एक वर्किंग टीवी पाता है। न्यूज रिपोर्टर घोषणा करता है कि पूरा अरब प्रायद्वीप स्थानांतरित हो गया है और एक समान भूकंप दुबई को भी प्रभावित कर चुका है। रेड सी के नीचे समुद्र का तल टूट गया है जो लावा के संपर्क में आने वाले पानी को 1000 मील से ज्यादा दूर तक एक्सपोज कर रहा है। तारिक उन्हें बताता है कि उसे अपने पिता से संपर्क करना होगा, लेकिन तभी एक सैन्य वाहन वहां से गुजरता है और अमेरिकी पर्यटकों को दूतावास जाने के लिए निर्देशित करता है। तारिक उन्हें चेतावनी देता है कि यह असंभव है क्योंकि यूएस दूतावास शहर के बीच में है और वहां तक पहुंचना मुश्किल है। फिर वह समझाता है कि तेज वाष्पीकरण ने विशाल बादल बनाए हैं जो एक शक्तिशाली निम्न दबाव प्रणाली बना रहे हैं। एक मानचित्र पर उन्हें दिखाते हुए वह बताता है कि चिह्नित क्षेत्रों में जहां वे अब हैं तापमान तेजी से गिरने वाला है, शायद 0 से नीचे भी जा सकता है। अगले दृश्य में विशाल काले बादल आकाश में इकट्ठा हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। जैक अपनी परिवार से कहता है कि कोई मदद नहीं आ रही है और उन्हें तुरंत क्षेत्र छोड़ना होगा। वह सुझाव देता है कि वे एयरपोर्ट की ओर चलें क्योंकि वहां ऊंची इमारतें नहीं हैं और आधुनिक संरचनाएं भूकंप को सहन कर सकती हैं। जैक तारिक से कहता है कि वे उसके साथ रहें और उसे आश्वासन देता है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे उसके पिता से संपर्क करेंगे। बाद में परिवार एक राइड लेने की कोशिश करता है लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं होता। तारिक एक वैन को रोकने में सफल होता है और ड्राइवर को मनाता है, लेकिन तेज बारिश जल्दी ही बर्फ में बदल जाती है और जब तक वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं एयरपोर्ट बर्फ से ढक चुका होता है जो काहिरा से किसी भी फ्लाइट के उड़ने को असंभव बना देता है। बर्फ का तूफान और तेज हो जाता है और हवा विमान को जोर से इधर उधर उछालने लगती है। जब वे एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक में फंसे होते हैं, ड्राइवर किसी से झगड़ा कर लेता है और अचानक कार छोड़कर चला जाता है। तब जैक निर्णय करता है कि उन्होंने कार से काफी दूर का सफर तय किया है, इसलिए वे अब पैदल चलना शुरू करते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद एक विमान रनवे पर क्रैश कर जाता है और उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। परिवार फैसला करता है कि अब वे ट्रेन स्टेशन की ओर जाएंगे और वे आखिरी ट्रेन में सफर करने में सफल होते हैं जो स्टेशन से चलने वाली होती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से गुजरती है, डायलन गलती से ट्रेन से गिर जाता है। एम्बर और जैक उसकी मदद के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं, लेकिन ट्रेन इतनी तेज होती है कि वे उसे पकड़ नहीं पाते। तारिक और डायन भी उनके साथ होने के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं। सारी उम्मीद खत्म होती दिखती है और जैक
जैक निराश हो जाता है, लेकिन तारेक उसे हिम्मत देता है। वह उसे बताता है कि उसने अपने पिता से संपर्क किया है और उन्हें तुरंत हाईवे पर पहुंचना होगा क्योंकि उसका पिता एक पिकअप भेज रहा है। अगले दृश्य में परिवार हाईवे पर पहुंचता है जो अब बर्फ से ढक चुका है और वे अपनी राइड का इंतजार करते हैं। जैक चिंतित होता है कि इस तूफानी मौसम में उन्हें कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए तारेक सभी से कहता है कि अपने फोन के फ्लैशलाइट्स ऑन करके जमीन पर रख दें। जल्दी ही एक विमान आता है और उन्हें रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन परिवार इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है कि तारेक इतने समय में एक विमान कैसे अरेंज कर पाया। डायलन तारेक से पूछता है कि वह असल में कौन है। फिर वह यह बताता है कि उसका पिता डिफेंस मिनिस्टर है। अचानक एक बड़ा गैस का धुआं विमान का पीछा करता है और जल्द ही वह एक भारी बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं जिसमें तेज हवाएं चल रही होती हैं। विमान हिलने लगता है और आखिरकार इंजन जाम होने लगते हैं। पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करते हैं बर्फ से भरे समुद्र पर। सफल लैंडिंग के बाद सभी जल्दी से बाहर निकलते हैं, जानते हुए कि बर्फ विमान को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकती। वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचकर अपने अगले कदम पर चर्चा करते हैं। कुछ बहस के बाद वे फैसला करते हैं कि तूफान के बीच अपनी जान को खतरे में डालकर वहां से निकलना होगा क्योंकि रेड सी के पास एक इवैक्यूएशन सेंटर है। वे कुछ स्थानीय लोगों से मिलते हैं और सफर को जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऊंट की फार्म मिलती है और वे ऊंटों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वे जोड़े बनाकर ऊंट पर सफर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डायलन को चमकती हुई चीज देखता है और अपने ऊंट से उतरकर उसे देखने जाता है, लेकिन जो उसने देखा वह एक पिरामिड का टॉप था और वह गलती से पिरामिड के साथ चलते हुए कई मीटर नीचे गिर जाता है। जैक उसके पीछे जाता है ताकि उसका ध्यान रख सके। ये समझकर कि वह ऊंटों को पिरामिड से नीचे नहीं ला सकते, वह उन्हें खोलकर खुद नीचे गिर जाते हैं। फिर उन्हें अपने विमान का एक हिस्सा दिखाई देता है और उन्हें यह समझ आता है कि वह शायद घूम रहे हैं। तारेक जिद करता है कि उसे अपने पिता से संपर्क करना है, लेकिन जैक उन्हें कहता है कि वह आगे बढ़े, नहीं तो वह सब बर्फ में जम जाएंगे। आखिरकार एक अच्छी बात यह होती है कि बर्फ की तूफान रुक जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें दो गाड़ियां मिलती हैं जिनके ड्राइवरों ने उनका विमान क्रैश होते देखा था। वे उन्हें लिफ्ट देते हैं और उन्हें एक तेल रिफाइनरी ले जाते हैं जहां वे लोग सप्लाई इकट्ठा कर रहे होते हैं। स्थानीय लोगों ने रिफाइनरी को बेस कैंप में बदल दिया था। वे समूह को खाना और जरूरी सामान देते हैं। जैक कैंप के लीडर से कुछ वाहन मांगता है ताकि वह इवैक्यूएशन सेंटर तक पहुंच सके, लेकिन लीडर शक करता है कि ऐसा कोई सेंटर वहां मौजूद है। अचानक एक छोटा सा भूकंप आता है। इसके बाद एक तेल का बैरल आग में रोल होता है जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं होता। जैक कैंप के सभी लोगों से कहता है कि वह उसके साथ चलें, वरना उन्हें बर्फ में जमने का खतरा होगा। एक स्थानीय व्यक्ति आता है और कहता है कि उनके पास इतना सामान है कि वह हफ्तों तक जी सकते हैं। समूह फैसला करता है कि वह चले जाएंगे और जो लोग रुकना चाहते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद उनकी गाड़ियों पर बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिरते हैं और पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें दिखाई देता है कि उनका छोड़ा हुआ कैंप तबाह हो गया है। फिर जैक की गाड़ी को एक जोर का झटका लगता है और वह पलट जाती है, लेकिन एम्बर को चोट लग जाती है जब गाड़ियां जैक की गाड़ी के उलटने के बाद टकराती हैं। कुछ दूर चलने के बाद दूसरी गाड़ी के ड्राइवर कैप्टन कवार रुकते हैं और जैक भी रुकता है। कवार जैक को बताता है कि उसने तूफान के बीच एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट देखा है, लेकिन जब तूफान धीरे धीरे थम जाता है तो वे अपने आप को एक क्लिफ के किनारे खड़ा पाते हैं। वे क्लिफ से नीचे उतरने का फैसला करते हैं ताकि उस एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंच सकें, लेकिन यह आसान नहीं होगा। डायलन का सुझाव होता है कि टोइंग रोप का इस्तेमाल करके वे सुरक्षित रूप से नीचे उतर सकें। कवार, जैक और तारेक बिना किसी मुश्किल के नीचे उतर जाते हैं और एम्बर, जो थोड़ी नर्वस होती है, जैसे ही वे नीचे उतर रही होती हैं, ट्रक के टायर बर्फ पर अपना ग्रिप खोना शुरू कर देते हैं और उन्हें गाड़ी को नीचे स्लाइड होने से रोकने के लिए बर्फ के टुकड़े इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरती है, ट्रक स्लिप कर जाता है और एक शख्स अभी भी उसमें होता है। गाड़ी नीचे गिरती है और कवार, जो समय पर रास्ता नहीं बना पाता, मर जाता है। फिर वे लोग जो नीचे उतर चुके होते हैं, एक परित्यक्त गाड़ियों का क्लस्टर दिखाई देता है। जब वे अंदर देखते हैं तो उन्हें डर लगता है क्योंकि वहां काफी बॉडीज जम गई होती हैं। धड़कन तेजी से बढ़ जाती है और वे लोग जल्दी से वहां से निकलते हैं। फिर वे डायलन, साइमन और बाकी लोगों से मिलते हैं। साइमन ने लूप्स ढूंढे होते हैं जो गाड़ी को उनके लेवल तक लाने में मदद करते हैं। फिर यह मिलती हुई ग्रुप इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ बढ़ जाती है और थोड़ी देर और सफर करने के बाद उन्हें दूरी पर इवैक्यूएशन पॉइंट दिखाई देता है, लेकिन उनकी गाड़ी को एक छोटा सा भूकंप लगता है और जैक उसे आगे नहीं चला पाता। वे लोग फैसला करते हैं कि अब वे पैदल आगे बढ़ेंगे। जब वे लोग कथित इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंचते हैं, डियाने को समझ आता है कि यह असल में एक डैम है। वे सागाफा डैम तक पहुंच गए हैं जिसमें रेड सी और इवैक्यूएशन पॉइंट दूसरी तरफ है। अचानक डैम में दरार आ जाती है और लोगों में घबराहट फैल जाती है। डैम की दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है और अंदर जमा हुआ पानी दिखाई देता है। एक भारी क्रैकिंग साउंड होती है और पूरा स्ट्रक्चर गिरने लग जाता है। ग्रुप वादी में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी जान से हाथ धोते हैं। डियाने और डायलन एक परित्यक्त फास्फेट माइंड में घुस जाते हैं। कोई रास्ता न मिलने पर डायलन एक स्मार्ट आइडिया सोचता है। वह उनके
सांस से निकलती हुई पानी की वाष्प का इस्तेमाल करके हवा की दिशा को ट्रैक करते हैं और उनका सांस उन्हें एक्सिट तक ले जाने में मदद करता है। डियाने और डायलन अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और ग्रुप के साथ फिर से मिल जाते हैं, लेकिन एम्बर की चोट और ज्यादा बुरी हो गई है। जैक और तारेक एम्बर को चलने में मदद करते हैं और वे अपना सर्च जारी रखते हैं इवैक्यूएशन पॉइंट तक। जल्दी ही वे एक छोटे से हिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक जबरदस्त तूफान है। साइमन जैक के कहने के बावजूद हिल की तरफ दौड़ता है, सोचता है कि वह उसे पार कर लेगा, लेकिन वह तुरंत तूफान में उड़ जाता है। डियाने सुझाव देती है कि वे फास्फेट माइन के दूसरे पैसेजेस का इस्तेमाल करें जहां वह डायलन के साथ फंसी हुई थी। ग्रुप अंदर जाता है और एक सुरंग लेने के बाद एम्बर को गर्मी महसूस होती है। वह समझती है कि वे एक गर्म जगह के करीब हैं और आगे बढ़ती है और एक नदी ढूंढती है। ग्रुप पानी में उतरता है ताकि देख सकें कि वह कहां ले जाता है। वे सभी एक छोटे से तालाब में लैंड करते हैं। बस एम्बर को चट्टान लगती है और वह जमीन पर गिरती है। जब वे उसे नीचे उतरकर मदद करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डायलन गायब है। वे गुफा के अंदर डायलन को ढूंढते हैं और जब वे बीच पर निकलते हैं तो वे उसे ढूंढते रहते हैं। जैक, जो इतना कुछ सह चुका होता है, उम्मीद छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। मेडिकल स्टाफ जल्दी से आते हैं और जैक को बैकबोर्ड पर रखते हैं। जब वे ऑक्सीजन देते हैं और उसे सुरक्षित करते हैं, डायलन अपने पिता की तरफ भागता है और जैक होश में आ जाता है। डायलन बताता है कि तारेक के पिता ने उसे उठाया और तारेक के पिता ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली है। जैक अपने परिवार को बताता है कि वह कितना शुक्रगुजार है कि उन्होंने सरवाइव किया, यह जानते हुए कि कई दूसरे लोग नहीं बच पाए। परिवार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और शिप्स की तरफ चल पड़ता है। जहां तक दुनिया का सवाल है, अब यह नए क्लाइमेट युग में प्रवेश कर गई है, जहां रेगिस्तान आइस एज में बदल गया है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।